एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। आपने एंड तक मेरे साथ रहना है इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ को कहते हैं और इसका आगे फर्दर रोल क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इन फ्रंट ऑफ यू। In economics, aggregate demand is the total demand for the final goods and services in the economy at a given time and price level. यानी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमिक्स में क्या चीज है? टोटल डिमांड है, टोटल डिमांड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होती हैं जो काबिल इस्तेमाल होती हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अगर जिस सोफे पे बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो वो सोफा काबिल इस्तेमाल है तो वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर उस सोफे से पहले अगर उसके अंदर लकड़ी इस्तेमाल हुई है, स्प्रिंग्स इस्तेमाल हुए हैं या उसके अंदर कुशन इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, तो वो फाइनल गुड्स नहीं थी। ठीक है, फाइनल गुड्स वो होती हैं जो इस्तेमाल के काबिल हो। ठीक है, इन द इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड is the gross domestic product of a country when inventory levels are static। ठीक है, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है जरा इजी है आपके लिए, तो आपने एग्रीगेट डिमांड के लिए इस डेफिनेशन को फॉलो करना है। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लेट वी टॉक अबाउट दी फर्दर मोर एग्रीगेट डिमांड, the sum of all expenditure in the economy over a period of time। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का आप सवाल ये कर सकते हैं कि जी कितने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की आप बात करें। एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, 12 महीनों में, एक साल में तमाम एक्सपेंडिचर्स का सम करें तो वो एग्रीगेट डिमांड बनती है। ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी इकोनॉमी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। यानी हम अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में बैठे हैं तो हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्रो कॉन्सेप्ट है, होल इकोनॉमी का है। और इस एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला ये आपके सामने है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी और एक्स माइनस एम मीन नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कंजम्पशन का सी का मतलब क्या है? कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट का आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। और जी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और x माइनस एम डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स एंड रिसीव्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। ठीक है ना, जो आप देखो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना, तो हम एक्सपोर्ट्स भी करते हैं और इंपोर्ट्स भी करते हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स में से x में से अगर हम इंपोर्ट्स को m को माइनस कर दें तो वो नेट एक्सपोर्ट्स होती। ये चार किस्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इन चार किस्म के एक्सपेंडिचर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आती है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो इज इट क्लियर अबाउट aggregate demand formula? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Let me proceed further regarding aggregate demand. इसके जो की वेरिएबल्स हैं वो आपके सामने हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसका वेरिएबल है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वेरिएबल है इसमें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसमें वेरिएबल है जो पीछे अभी हमने फंक्शन में भी देखा, इंपोर्ट स्पेंडिंग है और एक्सपोर्ट स्पेंडिंग है। ठीक है, तो जो एग्जोजनस होते हैं आते हैं उनमें आपके सामने टैक्स रेट्स हैं, ये कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा इनकम्स हैं, शॉर्ट टर्म एंड एक्सपेक्टेड इनकम ओवर लाइफ टाइम। ठीक है, और दूसरा उसमें वेज इंक्रीजेस, क्रेडिट्स होते हैं जो लोन वगैरह लिए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, वेल्थ्स होती हैं जिस वेल्थ के अंदर आप प्रॉपर्टी की बात कर लें, और प्रॉपर्टी के अलावा आप शेयर्स की बात कर लें, आप सेविंग्स की बात कर लें, आप प्राइस बॉन्ड्स की बात कर लें। ये वो फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, मतलब ये पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, तो ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स में हम इसको स्पेंड करते हैं मशीनरी के ऊपर, हम इक्विपमेंट के ऊपर स्पेंड करते हैं, हम बिल्डिंग्स खरीदते हैं इसकी, हम इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को इन्फ्लुएंस कौन कौन सी चीजें करती हैं? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट जो होता है मतलब पैसों के ऊपर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर सेल ये अफेक्ट करती हैं इसे, और एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट्स, ठीक है ना, ये इसको अफेक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, अगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर सेल्स अगर वो ज्यादा हो तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट्स अगर ज्यादा हो तो तब भी लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स थे जो कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, और इनको कुछ एक्सोजनस वेरिएबल्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते थे, मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा आ गई गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, जी जिसको हमने कहा था, जी से बोल रहे थे हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेरिएबल। इसमें उसके अलावा हेल्थ है, उसके अलावा सोशल वेलफेयर है, उसके अलावा एजुकेशन है, उसके अलावा फॉरेन एड है, उसके अलावा रीजन्स हैं, उसके अलावा इंडस्ट्री है, और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर है। ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इन पे अखराजात ज्यादा होंगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी, अगर इन पे अखराजात कम होंगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो भी कम होगी, ठीक है। सर तो सर गवर्नमेंट इसमें फॉरेन एड जो है वो क्या चीज है? फॉरेन एड इसमें है। जी सर। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर फॉरेन एड है। जी सर। अच्छा अच्छा, फॉरेन एड, ये बेटा फॉरेन एड भी हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए लेते हैं ना। जब अभी चले मैं अभी आपको बजट की एग्जांपल देता हूँ। अभी जी बजट सर। कुछ डेफिसिट है, डेफिसिट है, जी जी मतलब डेफिसिट का सर। मतलब ये है कि जो अखराजात गवर्नमेंट ने प्लान कर लिए, जो अखराजात गवर्नमेंट ने प्लान कर लिए वो ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट के खजाने में पैसे कम है। अब वो पैसे कहां से ले? वो फॉरेन एड लेगी, बाहर से इमदाद लेगी, ठीक है ना। या ओके अभी आप सर। देखें कि कोरोना पेंडेमिक जो है इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को वेंटिलेटर चाहिए, मास्क चाहिए, मेडिसिन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, ठीक है। काफी जी सर। सारी ऐसी चीजें हैं रिलेटिव जो कि कोरोना पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। तो अब वो कैसे कंट्रोल कर सकती है? जारी बात है अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो बाहर से एड लेगी, इमदाद लेगी। तो ये इमदाद जो होती है आपको पता है ये टाइड होती है, या तो ये लोन की शक्ल में होती है, और अगर लोन की शक्ल में ना हो तब भी टाइड होती है, इसके साथ कुछ बाउंडिंग्स होती हैं, राइट ना। तो ये भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आती है जो फॉरेन एड होती है, ठीक है बेटा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलें, आपका सवाल क्लियर हो गया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड के, और फर्दर हम चीजें इसके अंदर शामिल करते हैं जो स्पेंडिंग्स हैं। इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट स्पेंडिंग जो है गुड्स एंड सर्विसेज बॉट फ्रॉम एब्रोड, जो बाहर से हम चीजें खरीदते हैं वो इंपोर्ट स्पेंडिंग होती है। रिप्रेजेंट एन आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंट्री, इसका मतलब ये कि मुल्क से बाहर पैसे जाते हैं, ठीक है। ये तो इंपोर्ट स्पेंडिंग थी। और अगर मैं आपसे बात करूं एक्सपोर्ट स्पेंडिंग की, एक्सपोर्ट अर्निंग की कहेंगे हम, स्पेंडिंग तो उसे नहीं कहेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट अर्निंग में गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड अब्रॉड रिप्रेजेंट अ फ्लो ऑफ फंड्स इनटू द कंट्री, ठीक है, जिससे एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ता है, ज्यादा होता है। ये एक्सपोर्ट अर्निंग्स होती हैं जो हम बाहर के मुल्क में अपनी चीजें बेचते हैं या हम अपनी सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड फॉर विच यू वाज टॉकिंग अबाउट। एग्रीगेट डिमांड कर्व या एग्रीगेट, देखो इसकी स्लोप वैसे ही है, इसकी स्लोप वैसे ही है जैसे माइक्रो का एग्रीगेट डिमांड कर्व आप ड्राइव करते थे। लेकिन ये एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो है ना जो आपके एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसके कंपोनेंट्स कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, नेट एक्सपोर्ट्स है। द एग्रीगेट डिमांड कर्व is a curve that shows the negative relationship between aggregate output income level and the price level, ठीक है। इस तरह ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनता है।
अगर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएं या थोड़ा और आगे चलें तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है इसको ड्राइव कैसे करते हैं। टू ड्राइव एग्रीगेट डिमांड कर्व we examine what happens to aggregate output yani income when the price P changes, assuming no changes in government spending yani G, net taxes और the monetary policy variable यानी MS, ठीक है, मनी सप्लाई। जब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं और आपकी इनकम जो है वो बढ़ती है तो फिर आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपका फिर एग्रीगेट डिमांड भी उसी हिसाब से कम होता है, ठीक है ना। ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ हम इनकम के ऊपर वाई के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है ना। ये चीजें थी जो इसको मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती हैं। अब उस हिसाब से उन चीजों को कांस्टेंट रख के अगर हम एग्रीगेट डिमांड को अगर हम ड्राइव करें तो इस तरह ड्राइव करते हैं। ये देखिए, C plus I plus G, the aggregate demand curve is not a market demand curve and it is not the sum of all market demand curves in the economy. It is more complex concept. ये ऐसा complex concept है जिसमें ये वेरिएबल कंजम्पशन का इस्तेमाल होता है, जिसमें ये वेरिएबल इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल होता है, जिसमें ये वेरिएबल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये और कम्प्लेक्स है और इसकी जो स्लोप है ये इस तरह होती, पॉजिटिव ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इसकी शिफ्टिंग इस तरह हो जाती है। ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राइस लेवल के साथ इसी एग्रीगेट डिमांड को कंपेयर करें तो वो इस तरह का बनता है जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, ठीक है। तो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने माइक ओपन करके साथ साथ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है फॉल्स व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस। जब प्राइस इंक्रीज करती तो ये फॉल करता है बिकॉज द हायर प्राइस लेवल कॉज द डिमांड फॉर मनी टू राइज। जब प्राइस लेवल ज्यादा होता है तो मनी की डिमांड बढ़ जाती है विच कॉजेज द इंटरेस्ट रेट टू राइज एंड it is the higher interest rate that causes aggregate output to fall. At all points along aggregate demand curve, both the goods market and the money market are in equilibrium. इंसान के बच्चे बन के बैठे। When the price level rises, there is a decrease in consumption brought about by a change in real wealth. ठीक है, ये दूसरी रीजन है, रियल वेल्थ इफेक्ट की वजह से और कंजम्पशन लिंक की वजह से जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो इस तरह होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। मैं रीजंस आपको बता रहा था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो उसका डाउनवर्ड, उसका ट्रेंड क्यों होता है, उसकी नेगेटिव स्लोप ऐसे क्यों होती है, ठीक है ना। और अगर मतलब आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो अगर बढ़ते हैं तो फिर आपका एग्रीगेट डिमांड भी जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर जाता है। जैसे ये एग्रीगेट डिमांड AD नॉट से यहाँ पे AD1 पे आया है। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है, एंड चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म्स की वजह से क्या होता है, आपका जो डिमांड कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। ये शिफ्टिंग थी डिमांड कर्व की, राइट। आपको क्लियर हुई है बात? आप काइंडली अपने माइक ओपन कर लें और सवाल कर लें बिकॉज वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। ये लास्ट वाली स्लाइड है, हाँ ठीक है, ये लास्ट है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। इनकम जो है, इनकम अगर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिवली अफेक्ट है। वेल्थ बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव अफेक्ट है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव अफेक्ट है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, नेगेटिव इफेक्ट है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ेगी। टैक्सेशन अगर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, यानी नेगेटिव इफेक्ट है। फॉरेन डिमांड बढ़ेगी तो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, राइट। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी तो भी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। और इसी तरह एक्सपेक्टेशंस की बात कर लें, इन्फ्लेशनरी, इनकम, वेल्थ, इंटरेस्ट रेट,
ठीक है, इसकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। जब एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एग्रीगेट डिमांड का आज का टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर आपका क्वेश्चन है काइंडली तो आप क्वेश्चन कर लें। अगर आप अभी शर्मा रहे हैं, अभी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको वहां आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ओके, जी ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।